नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। इज़राइल और ईरान के बीच में जो 12 दिन का वॉर हुआ है और इसके बाद में आखिर में जो अमेरिका ने ईरान के ऊपर वॉर किया और बदले में भी ईरान ने अमेरिका के ऊपर वॉर किया था। इसके बाद में लगता नहीं था कि मतलब ये सीज़ फायर इतनी जल्दी हो जाएगा, मतलब ये वॉर एस्केलेशन होने के और चांसेस थे, क्योंकि पूरा जो मिडल ईस्ट है यहाँ पर एक आग का गोला यहाँ पर बन गया था। पूरी जितनी मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ थी, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, सारी ही कंट्रीज़ में मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था और यहाँ पर रहने वाले जो माइग्रेंट्स हैं इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा एक डर का माहौल बन गया था। क्योंकि उस टाइम सब लोग ये चाह रहे थे कि अगर ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हुआ, सऊदी पे अगर आके गिरा कोई इजरायली एयर स्ट्राइक या मतलब ईरान की तरफ से कोई मिज़ाइल आके गिरी कुवैत, कतर या बहरीन के ऊपर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है, यहाँ पर जो माइग्रेंट्स काम करते हैं इन कंट्रीज़ में, उनका सबसे ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। सबसे एक मेन चीज़ ये है कि आफ्टर द 11 डे एस्केलेशन विद ईरान, Israel has intensified once again its attack on Gaza and refraining from partaking in Doha talks. Meanwhile, the Palestinian resistance is still carrying out operations against occupation. मतलब ये कम से कम जो 12 दिन का ये वॉर हुआ, इस वॉर के बाद में दोबारा से इसराइल ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी हैं गाज़ा के ऊपर। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये अब दिखता नज़र आ रहा है कि शायद यहाँ पर भी इसराइल सीज़ फायर के बारे में बात कर सकता है। जिस तरीके से कल कम से कम 7 जो आईडीएफ के सोल्जर्स मारे गए हैं, जो अल कसीम ब्रिगेड है उसने इस चीज़ की जिम्मेदारी ली है कि उसने कम से कम 7 जो आईडीएफ के सोल्जर्स हैं उनको मारा है गज़ा के अंदर। और हमला भी इतना ख़तरनाक था कि टैंक के अंदर चुपके से वो बम डालकर चलेगा और दूर से उसको डेटोनेट कर दिया और वो फट गया, और इसमें कम से कम 7 आईडीएफ के सोल्जर इसमें मारे गए हैं। दूसरी तरफ on the second day of the ceasefire between Iran and Israel entity, Trump announced that the US would hold talks with Iran next week. मतलब अभी जो ईरान और अमेरिका के बीच में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जो बातचीत शुरू हुई थी और कम से कम उसका जो 15 जून एक तारीख रखी गई थी कि मस्कट के अंदर, अब दोबारा से शायद वो बातचीत दोबारा हो सकती है। अगले हफ्ते दोबारा से ये बातचीत शुरू हो सकती है और ये इंडिकेशन दिया है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, ना कि इजराइल ने। डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक जो उनका ट्विटर हैंडल है यानी एक्स, उस पर बयान आया है कि शायद ये जो बात है जो बीच में अधूरी रह गई थी, दोबारा से ये बात हो सकती है। इसके अलावा खामनेई का सीज़फायर के बाद में पहला मतलब ये कि इंटरव्यू आया है और उन्होंने कहा है कि आई ऑफर माई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ग्रेट नेशन ऑफ ईरान। उन्होंने कहा है कि मेरा पूरा धन्यवाद है ईरान के लोगों के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द विक्ट्री ओवर द फेक ज़ायनिस्ट रिजाइम। और उन लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ, उनको बधाइयाँ देता हूँ कि हमने जिस तरीके से जो ज़ायनिस्ट की जो फेक रिजाइम है उसको हराया है। एंड सेकेंडली द विक्ट्री ओवर द अमेरिकन रिजाइम। और दूसरा जो उन्होंने बधाइयाँ दी हैं वो दी हैं अमेरिकन रिजाइम के ऊपर, यानी अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर। इसके बाद में द अमेरिकन्स एंटर्ड द वॉर डायरेक्टली बिकॉज इजराइल वुड हैव कम्प्लीटली लॉस्ट एंड बिकम होपलेस अदरवाइज। उन्होंने कहा है कि इजराइल मतलब हमने इस तरीके से इजराइल के साथ में वॉर किया, इस तरीके से हमने लड़ाई लड़ी है कि इजराइल कहीं ना कहीं यहाँ पर अब बिल्कुल कमज़ोर होता नज़र आ रहा था। इसके बाद में डायरेक्टली अमेरिका को इस वॉर में शामिल होना पड़ा। द यूएस gained nothing from this intervention. Trump greatly exaggerated what happened and our nuclear sites remain unaffected. यूएस बार बार ये बोल रहा है कि जो 3 न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका की तरफ से जो अटैक हुए हैं वो पूरी तरीके से कामयाब हुए हैं। लेकिन खामनेई के जो इंटरव्यू है, जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है, बताया है इस इंटरव्यू में कि जो मतलब अमेरिका का जो एक अटैक हुआ है इन साइट्स पर वो बिल्कुल अनसक्सेसफुल रहा है, वो उसमें फेल हो गए। और हमारे जो मतलब इनरिचमेंट प्रोग्राम है, ये जो यूरेनियम है, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो एक प्रोसेस है वो पूरी तरीके से महफूज है, हम उसको दोबारा से उसको रिज्यूम करने वाले हैं। इसके अलावा द यूएस नीडेड टू पुट ऑन अ शो एंड दैट्स व्हाट दे डिड बट ईरान रिमेन्स स्टीडफास्ट एंड आर प्रोग्रेस कंटिन्यूज। मतलब कहने का आप देख लीजिए, यहाँ पर दोबारा से उन्होंने इस चीज़ को बोल दिया है
कि अमेरिका या इज़राइल चाहे जितनी भी कोशिश कर लें इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, हम उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये ईरान के आयतुल्लाह अली ख़amenei, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने अपने फर्स्ट संबोधन में नेशन को कहा है। जो और ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं अमेरिका की तरफ से कि अमेरिका जो ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी, फ़र्दो, इस्फ़हान और नताज़, इन पर कम से कम वो 15 साल से काम कर रहा था। 15 साल से उनको टारगेट पर था, 15 साल से कम उसको वॉच डॉग कर रहा था कि कैसे न कैसे आने वाले टाइम में ज़रूरत पड़ी तो किस तरीके से उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है इन न्यूक्लियर साइट्स को। लेकिन ख़amenei यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अभी जो अमेरिका सोच रहा है वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये उसकी गलत फहमी है कि उसने ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर दिया है। दूसरी एक अहम खबर यहाँ से ईरान के अंदर से ये आ रही है, केसिंग ऑल कॉपरेशन बिटवीन ईरान एंड द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA has been approved by the parliament and the Guardian Council and was officially sent to the president of for his signature। मतलब IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ में पूरी तरीके से ईरान ने अपने रिश्ते ख़त्म कर लिए हैं। अब सबसे अहम बात यहाँ पर यह है, जब ये जो एजेंसी से ईरान के साथ में मिलकर काम ही नहीं करेंगी, जो और यूएनओ की जो एजेंसीज़ हैं, तो ईरान के साथ में किस तरीके से वो अपना एटॉमिक रिएक्टर पर काम कर रहा है, किस तरीके से वहाँ पर वो बम बना रहा है, किस तरीके से मतलब जो उसका जो प्रोग्राम है वो एक पीस पर्पस प्रोग्राम है या एक वेपन्स बनाने का उसका प्रोग्राम है, तो इस तरीके से कैसे उसको वॉच किया जाएगा। क्योंकि इजराइल ने तो उस पर अटैक कर दिया और अमेरिका ने भी अटैक कर दिया, और इसलिए ईरान की जो शूरा काउंसिल थी उसने पूरी तरीके से अप्रूवल वहाँ पर दे दिया है कि अब IAEA के साथ में वो कोई भी काम नहीं करेंगे। जो भी काम करेंगे हम अपने अंदरूनी मसले को यहाँ पर खुद हल करेंगे। दूसरी तरफ US स्पेशल इन्वॉय स्टीव विटकॉफ, वी बिलीव वी विल मेक बिग अनाउंसमेंट्स ऑन न्यू कंट्रीज ज्वाइनिंग द अब्राहम अकॉर्ड्स। मतलब अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में US स्पेशल इन्वॉय यानी विटकॉफ ने यहाँ पर एक इशारा यहाँ पर दिया है कि आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होने वाला है। और अनाउंसमेंट भी किस चीज़ पर? अब्राहम के ऊपर। अब्राहम, आप ये समझें कि अब्राहम जो है एक मुहायदा है। अब्राहम कहता है इज़राइल के साथ में जो और मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो पहले ही थी। अब्राहम एक जॉइंट वेंचर है, उसके साथ में वो पहले से ही शामिल हैं। अब इसके बाद में जो और अहम कंट्रीज़ हैं उनको इसके साथ में शामिल करना है, जैसे सीरिया और सऊदी अरेबिया। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अब्राहम कॉरिडोर पर बात कर रहे हैं, अब्राहम के ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके जल्दी से जल्दी अब्राहम की तरफ वो उनको लेकर आएँ और शामिल करें अब्राहम। सबसे पहली बात यहाँ पर आ रही है कि सऊदी अरब शामिल हो सकता है, और इसके अलावा यहाँ पर सीरिया भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन पहले जब खबर ये आई थी सऊदी की तरफ से, तो सऊदी ने ये कहा था जब तक फ़िलिस्तीन का मसला हल नहीं हो जाता हम अब्राहम जो एक सिस्टम है उसमें हम शामिल नहीं होंगे। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अब जो खबर आई है, मतलब अब जो पूरी डिटेल आ रही है कि इसमें कितने शहीद हुए हैं और कितने ज़ख्मी हुए हैं, तो अभी की जो टोटल रिपोर्ट यहाँ पर सामने आई है वो ये आई है कि कम से कम 4800 के आसपास लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं और 600 के आसपास में लोग यहाँ पर मरे, मतलब शहीद हुए हैं। ईरान की तरफ से ये बयान आया है। दूसरी तरफ एक सबसे एक अहम खबर मॉस्को के जो एयरपोर्ट है वहाँ से ये आ रही है कि एक बेलारूसियन ज्यूइश ट्रैवलर एट द मॉस्को एयरपोर्ट met an Iranian child whose family left due to the Israeli war and brutally assaulted him। मतलब जो मॉस्को का एक एयरपोर्ट है वहाँ पर एक फैमिली जो ईरान से एस्केप करके मतलब अपने आप को बचाकर मतलब वो मॉस्को लेकर आई थी ताकि वो महफूज हो सके जब इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा था। तो उसी दौरान एक वीडियो सामने आई। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक आदमी, एक बच्चा वहाँ पर खड़ा है, एक ईरानियन मूल का, उसकी उम्र महज बताई जा रही है कि 2 साल के आसपास का ये बच्चा बताया जा रहा है। तो उसको नहीं पता उस बच्चे को कि उसके साथ में क्या यहाँ पर होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये जो आदमी है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था, मतलब साइको एक तरीके से था। तो और ये बताया जा रहा है कि बेलारूशियन ये जुश था। तो उसने बच्चों की टांगें पकड़कर उसको
मतलब इस तरीके से जैसे हम कपड़े धोते हैं इस तरीके से उसको ज़मीन पर मारा है और तुरंत उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड हुआ है। और डॉक्टर्स ये बता रहे हैं कि जो बच्चा कोमा में चला गया है, तुरंत वहाँ पर उसके पेरेंट्स वहाँ पर आए तुरंत, क्योंकि उस टाइम वो अकेला था वहाँ पर बच्चा। तुरंत उसको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और जो एक ये जोश था बेलारूस का, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। जब छानबीन की गई तो पता लगा ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।